जोहार झारखंड दोस्तों, क्या हाल है। चलिए आज की झारखंड भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। स्वागत है आपका हिंदी खबरी पर। खाते में खटाखट आएगी मैया सम्मान योजना की 18वीं किस्त, विभाग पूरी तरह तैयार, फटाफट निपटा लें जरूरी काम। मैया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने योजना की 17वीं और 18वीं किस्त को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। ताजा जानकारी के अनुसार दिसंबर और जनवरी माह की दोनों किस्तों की राशि 15 से 20 जनवरी के बीच सीधे लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि इस बार दोनों किस्तों का भुगतान एक साथ किया जाएगा, जिससे महिलाओं के खाते में 5,000 की एकमुश्त राशि पहुंचेगी। विभाग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। डीबीटी प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। नवंबर में 16वीं किस्त जारी होने के बाद सरकार ने अगली किस्तों की प्रक्रिया तेज कर दी थी। विभागीय सूत्रों के अनुसार बैंक खाते का सत्यापन, आधार सीडिंग, डीबीटी से जुड़ी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिन महिलाओं को अब तक किस्त का लाभ नहीं मिल पाया है, उनकी मुख्य वजह आधार लिंक न होना या दस्तावेजों में त्रुटि है। सरकार और विभाग ने लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वो समय रहते अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा ले, दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर ले, बैंक खाते की स्थिति जांच कर ले कि डीबीटी इनेबल्ड है या नहीं, ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। पहले से मिल चुके थे 2500, अब मिलेंगे सीधे 5,000 रुपये। गौरतलब है कि 16वीं किस्त का भुगतान 9 दिसंबर से शुरू होकर क्रिसमस से पहले सभी पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपये पहुंच चुका था। अब सरकार ने फैसला किया है कि 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ जारी किए जाए, ताकि जिन महिलाओं को पहले किसी कारणवश भुगतान में देरी हुई थी, उन्हें पूरा लाभ मिल सके। महिलाओं को मिलेगा सीधा आर्थिक सहारा। राज्य ने इस योजना के तहत करीब 51 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य में इस योजना के तहत करीब 51 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार लगातार त्योहारों से पहले किस्त जारी करती है ताकि महिलाओं को राहत मिले। इससे पहले सितंबर की किस्त दुर्गा पूजा से पहले, जबकि अक्टूबर की किस्त दीपावली और छठ पर्व से पहले जारी की गई थी। अगर आप मैया सम्मान योजना की सभी शर्तें पूरा करती हैं, फिर भी राशि आपके खाते में नहीं आई है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले इन बातों की जांच जरूर कर लें। बैंक खाते का आधार से लिंक होना। योजना की राशि डीबीटी के जरिए आती है, इसलिए आधार सीडिंग न होना सबसे बड़ी वजह होती है। बायोमेट्रिक केवाईसी, बायोमेट्रिक सत्यापन, ई केवाईसी। अगर ई केवाईसी अधूरी है तो भुगतान रुक सकता है। तकनीकी कारण, कई बार सर्वर या तकनीकी गड़बड़ी के कारण भी पैसा देर से आता है, जिसे बाद में ठीक कर दिया जाता है। यदि ये सभी चीजें सही है तो राशि जल्द ही खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। सत्यापन के बाद हटाए गए थे हजारों नाम। कुछ महीने पहले मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं का सत्यापन अभियान चलाया गया था। इस दौरान हजारों महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए, क्योंकि वो योजना के तय मानकों पर खरी नहीं उतरी। सरकार ने साफ किया है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो निर्धारित आय सीमा में हो, सभी दस्तावेज सही हो, आधार, बैंक खाता और ई केवाईसी पूरी हो और सभी शर्तें पूरा करती हो। परीक्षा के दिन 2 केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा स्थगित, जेएसएससी का फैसला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की पहली पाली की परीक्षा को गुरुवार को 2 परीक्षा केंद्रों पर स्थगित कर दिया। यह निर्णय तकनीकी कारणों को देखते हुए लिया गया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित थी। आयोग के इस फैसले के कारण संबंधित केंद्रों पर पहुंचे अभ्यर्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार iQube डिजिटल और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। तकनीकी खामी के चलते इन केंद्रों पर परीक्षा संचालन संभव नहीं हो पाया। परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना आयोग ने परीक्षा के दिन ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की। कई अभ्यर्थियों को यह जानकारी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद मिली, जिससे उन्हें निराशा झेलनी पड़ी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रणाली से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा कराना संभव नहीं था। इसी वजह से परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आयोग ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि स्थगित परीक्षा की नई तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वह नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट देखते रहें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। आयोग ने यह भी कहा है कि परीक्षा का आयोजन पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके।
पलामू में खौफनाक वारदात, पुरानी रंजिश से 2 लोगों को मारी गोली, एक की हालत गंभीर। झारखंड के पलामू जिले में गुरुवार को दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। नगर थाना क्षेत्र के कांडू मोहल्ला में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी। घायलों की पहचान अजीत कुमार गुप्ता 52 वर्ष और नवीन प्रसाद 45 वर्ष के रूप में हुई है। नगर थाना प्रभारी ज्योतिलाल राजवार ने बताया कि गोली लगने के बाद दोनों घायलों को तत्काल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया। अजीत कुमार गुप्ता की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, वहीं नवीन प्रसाद की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये मामला आपसी दुश्मनी और पुराने रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है। गोलीबारी की घटना के बाद कांडू मोहल्ला और आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। सुबह ईडी ऑफिस पहुंची रांची पुलिस, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही टीम। रांची में एक संवेदनशील मामले की जांच को लेकर गुरुवार सुबह रांची पुलिस की टीम प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय पहुंची। डीसीपी संजीव मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ईडी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। यह कार्रवाई एक मारपीट के आरोप से जुड़े मामले की तह तक पहुंचने के लिए की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान ईडी के सहायक निदेशक और सहायक कर्मी से पूछताछ भी की जा सकती है। मामले की जड़ में पेयजल विभाग के पूर्व अनुबंध कर्मी संतोष कुमार की शिकायत है। संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाना में ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक और सहायक शुभम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया है कि पूछताछ के दौरान दोनों अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि संतोष कुमार पर 23 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पहले उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। अब मारपीट के आरोप सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी। फुटेज और संबंधित अधिकारियों के बयान के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। मामले को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। 3704 पद सरेंडर करने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने 3704 हाई स्कूल शिक्षकों के पदों को सरेंडर किए जाने के मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि क्या इन पदों को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है या फिर योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण इन्हें खाली छोड़ा गया है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इन पदों को लेकर क्या आधिकारिक निर्णय लिया गया है। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस संबंध में 8 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल किए जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को यह बताया गया है कि बिना किसी ठोस कारण के आरक्षित वर्ग के 3704 पदों को सरेंडर करना मनमाना कदम है। उनका तर्क है कि यह निर्णय न सिर्फ आरक्षण नीति के खिलाफ है, बल्कि समान अवसर के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन करती है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आलोक में चयन आयोग ने परिणाम जारी किए थे। वही जेएसएससी का कहना है कि इन पदों के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो सके, इसी कारण इन्हें रिक्त मानते हुए सरेंडर किया गया। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट सरकार और आयोग के जवाब के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। मधुपुर सांप्रदायिक हिंसा, सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर उठाए सवाल, जांच की मांग। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लालगढ़ में काली मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटना पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए झारखंड सरकार की नीतियों पर और प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी बयान में कहा है कि झारखंड में हिंदू समुदाय को अपनी ही भूमि पर धार्मिक स्थल के निर्माण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लालगढ़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया है कि काली मंदिर के जीर्णोद्धार का विरोध करते हुए हिंसा भड़काई गई। अपने बयान में उन्होंने दावा किया है कि हिंसा के दौरान महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया गया, जिसे उन्होंने अत्यंत निंदनीय बताया। सांसद ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि मंत्री हफीज अंसारी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस, झामुमो और राजद पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि यह घटना राज्य की राजनीति और शासन व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने मधुपुर क्षेत्र के विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। इधर घटना के बाद लालगढ़ के आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। घायलों का इलाज मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईडी समन मामले में बड़ा अपडेट,
सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। ईडी समन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा चरण में वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा भेजे गए समन का जवाब दिया जा रहा था। कई बार समय की मांग करते हुए ईडी को पत्र भी भेजे गए थे और जांच में सहयोग भी किया था। ईडी की ओर से अधिवक्ता जोएब हुसैन, ए.के. दास और सौरभ कुमार ने अदालत को बताया है कि हेमंत सोरेन को कई बार समन जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित तिथियों पर वह उपस्थित नहीं हुए। ईडी ने इसे समन की अवहेलना बताते हुए न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया है। ईडी द्वारा दर्ज शिकायत पर रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जहां इस मामले में सुनवाई चल रही है। इसी संज्ञान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इसे रद्द करने का आग्रह किया था। ईडी की शिकायत में कहा गया है कि बड़गाई जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को कुल 10 समन भेजे गए थे, जिसमें से वह केवल 2 समन पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए। एजेंसी का कहना है कि यह स्थिति समन की अवहेलना के दायरे में आती है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए थे। झारखंड के गुमला में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। झारखंड के गुमला जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा भरनो थाना क्षेत्र के भड़गांव के पास NH 23 पर हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची से गुमला की ओर आ रही एक पिकअप वैन को सामने से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी लोग एक तिलकुट बनाने वाले ठेकेदार के अधीन काम करते थे और तिलकुट बेचने के लिए गुमला की ओर जा रहे थे। हादसे में मारे गए लोगों में क्रेडारी प्रखंड के बसरिया गांव के 2 युवक भी शामिल हैं, जिससे गांव में शोक का माहौल है। बाकी मृतक रांची के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही भर्रो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को पहले सिसई रेफरल अस्पताल भेजा गया, फिर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड में भीषण ठंड, 1 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। झारखंड में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। सबसे अधिक ठंड गुमला जिले में पड़ रही है, जहां का तापमान गिरकर 0.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड के 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को सुबह व रात के समय ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गुमला में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खूंटी में 2.7 डिग्री और डॉल्टनगंज में 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा। बोकारो में तापमान 4.9 डिग्री, जबकि सिमडेगा में 5.3 डिग्री दर्ज किया गया। लोहारदगा में 6 डिग्री, सरायकेला में 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। ठंड को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिला प्रशासन ने कहा है कि ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। झारखंड के छात्रों का 8 महीने का इंतजार खत्म। झारखंड के हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण पोर्टल ekalyan.cgg.gov.in आखिरकार खोल दिया गया है। करीब 8 महीने से इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह फैसला किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। पोर्टल खुलते ही गिरिडीह सहित पूरे राज्य के छात्र अब नए सत्र की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। लंबे समय से पोर्टल बंद रहने के कारण छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पोर्टल बंद रहने के दौरान कई शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र फीस भरने में असमर्थ थे, जिससे उनकी पढ़ाई पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। छात्र आवेदन की स्थिति जानने और समस्या का समाधान के लिए कल्याण कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर थे। कई जगहों पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से जल्द पोर्टल खोलने की मांग भी की थी। गिरिडीह जिले में पिछले वर्ष SC, ST और OBC वर्ग के
करीब 52,000 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिला था। इस वर्ष आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अधिकांश विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति पर निर्भर है। ऐसे में कल्याण पोर्टल का खुलना छात्रों के लिए शिक्षा जारी रखने की उम्मीद लेकर आया है। छात्रों से अपील की गई है कि वह समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें और किसी भी त्रुटि से बचें ताकि छात्रवृत्ति भुगतान में देरी न हो। झारखंड में उत्पाद विभाग के अधिकारियों का बड़ा तबादला, कई जिले प्रभावित। झारखंड सरकार ने उत्पाद विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई जिलों के सहायक आयुक्त, उत्पाद और इंस्पेक्टरों का तबादला किया है। इस तबादले का असर बोकारो, धनबाद, सिमडेगा और सरायकेला, खरसावां सहित अन्य जिलों में देखने को मिलेगा। बोकारो के सहायक आयुक्त उत्पाद उमा शंकर सिंह को स्थानांतरित कर रांची में सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर पदस्थापित किया गया है। वही धनबाद के सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रवानी को संथाल परगना प्रमंडल दुमका में प्रभारी उपायुक्त उत्पाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धनबाद में नए प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद के रूप में अजय कुमार गोंड को नियुक्त किया गया। वे इससे पहले कोडरमा में अधीक्षक उत्पाद के पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही उन्हें निरसा स्थित अंकुर बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड के अधीक्षक उत्पाद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मुख्यालय में ईआईबी प्रभारी अधीक्षक उत्पाद के रूप में कार्यरत इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को बोकारो सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय में इंस्पेक्टर के रूप में योगदान देने का निर्देश मिला है। वहीं बोकारो के इंस्पेक्टर विजय कुमार पाल को सिमडेगा में प्रभारी अधीक्षक उत्पाद के पद पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर विजय कुमार पाल इसी माह के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वे वर्तमान में हृदय रोग से पीड़ित हैं और चिकित्सकों ने उन्हें विश्राम करने की सलाह दी है। ऐसे में मुख्यालय स्तर पर उनके शेष सेवा काल के दौरान बोकारो में ही रहने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सरायकेला, खरसावां के प्रभारी अधीक्षक उत्पाद सौरभ तिवारी को धनबाद सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय में अपने मूल पद इंस्पेक्टर के रूप में योगदान देने का आदेश जारी किया गया है।